हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2022 की। यह टेस्ट नंबर आपका 6 है। 5 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूके पीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर एमपीपीएससी या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में खेती का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में खेती का नामकरण दिया गया है। ये आपको सुमेलित करना है कि फूलों की खेती, इसको हम क्या कहते हैं? तो फूलों की खेती को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है। फसलों की खेती को हम क्या कहते हैं? तो एग्रोनॉमी कहते हैं। और सब्जियों की खेती, इसको हम कहते हैं ओलेरिकल्चर। और फलों की खेती को हम कहते हैं पोमोलॉजिकल। ये ठीक है, पोमोलॉजी। तो ये हो जाएगा आपका ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3। 1 2 4 3, 1 2 4 3 कौन सा हो जाएगा? तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? पालिनी पहाड़ियों पर, इलायची पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर। देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत की बात की जा रही है कि ये कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि मिलते हैं आपको नीलगिरी की पहाड़ी पर। ठीक है, ये जो है कि पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट के जो भी पर्वत हैं, ये मिलते हैं आपके कहाँ पे? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अच्छा, ये बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि पूर्वी घाट में कितने स्टेट आते हैं और पश्चिमी घाट में कितने स्टेट आते हैं। हो सके तो नाम भी लिखिएगा उसका। ठीक है, ये पूर्वी घाट में कितने स्टेट आते हैं उनका नाम, और पश्चिमी घाट में जो भी स्टेट आते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो यह डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कवकों का प्रयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में, अल्कोहल निर्माण में, खाद्य पदार्थ के रूप में और उपरोक्त सभी में। देखिए, कवकों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? देखिए, कवक या फिर फुफुद बोल सकते हैं। ये एक प्रकार के जीव होते हैं जो कि अपना भोजन जो है कि सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उनको हम कवक कहते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग किया जाता है इन सभी में, मतलब कि उपयुक्त सभी में बनाने में। देखिए, ब्रेड हुआ और एल्कोहल हुआ, इनको बनाने में सैकेरोमाइसिस सेरेविसी ये कवक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि खाद्य पदार्थ हुआ एग्रिकस बिस्पोरस, ये मशरूम के लिए, और मोर्सेला का उपयोग जो है कि सब्जी के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? एस्कैरिस लम्ब्रिकोइडीज, एंट अमीबा हिस्टोलिस्टिका, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड बुचेरेरिया बैंक्राफ्टाई। देखिए, फाइलेरिया की बात की जा रही है कि फाइलेरिया नामक रोग जो है कि किस जीव के कारण होता है। तो ये होता है आपका किस जीव के कारण? तो बुचेरेरिया बैंक्राफ्टाई इसके कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पैरों में सूजन आ जाती है। ठीक है, और पैर जो है कि इसको हाथी पाँव भी कहते हैं फाइलेरिया को। और ये जो है कि इसका वाहक कौन होता है? तो इसका वाहक जो है कि क्यूलेक्स नामक मच्छर होता है। निम्न में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अवमूल्य होता है, इससे निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अधिकृत होती है, इससे निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अवस्फीति होती है, और इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अवस्फीति होती है। देखिए, निम्न में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मुद्रा के अवमूल्यन, ये मुद्रा का अवमूल्यन होता क्या है। देखिए, हम ऐसे कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट को हम क्या कहते हैं? मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझते हैं हम। देखिए, 70 रुपया का लगभग $1 होता है। ठीक है, तो $1 मतलब जो है कि ये यूएसए की करेंसी है और हमारी जो है कि रुपया है। ठीक है, अगर हम विदेश से हम कुछ भी लाएंगे तो क्या होगा? वो महंगा होगा, क्योंकि हम 70 रुपया दे रहे हैं केवल $1 के लिए। ये बोला कि हमें $10 की चीज़ें हैं तो हम जो है कि 700 रुपया देंगे इसको। ठीक है, बात समझ गए? तो 700 रुपया देंगे
$10 के लिए, तो ऐसा होगा कि आयात क्या होगा, महंगा होगा। मतलब हम कुछ खरीदेंगे उधर से तो वो क्या होगा, महंगी चीज़ें लगेगी हमें। लेकिन हम जब बेचेंगे तो वो $1 ही पे करके और हमारा जो है कि ₹70 का सामान वो लेके चला जाएगा। तो निर्यात क्या हो जाएगा, तो सस्ता हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि आयात में कमी और तथा निर्यात में वृद्धि होती है। तो आप लोग समझ गए हैं कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। ठीक है, इसमें प्रभाव नहीं है, किसका नहीं है प्रभाव, तो इसमें जो है कि इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अस्फीति होती है। ठीक है, ये डी ऑप्शन है, प्रभाव नहीं है। बाकी ये तीनों जो है कि इसका प्रभाव है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अस्फीति, खड्ड निर्माण, संरक्षण, अपघर्षण। देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें जो है कि कौन सी महत्वपूर्ण है, तो ये है आपका अपघर्षण। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अपघर्षण, ये शुष्क प्रदेश जो होते हैं इसमें जो है कि हवाएं चलती है और ये अपने साथ में रेत और धूल के कणों के साथ में लेकर के चलती है और ये अपघर्षण का काम करती है। ठीक है, निम्न में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है। मॉन्ट्रियल संधि, रियो सम्मेलन, क्योटो संधि, +5 सम्मेलन। देखिए पूछा जा रहा है कि एजेंडा 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, एजेंडा 21 संबंधित है किससे, तो देखिए ये आपका संबंधित है रियो सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था। ठीक है, 1992 में सॉरी। ठीक है, इसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसमें एजेंडा 21 जो था ये जो है कि लगभग 300 पेज का एक दस्तावेज है जिसमें कि 40 अध्याय हैं और 4 वर्गों में इसको बांटा गया है। देखिए इस दस्तावेज में क्या है कि 21वीं शताब्दी तथा उससे आगे पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के लिए जो है कि राष्ट्रों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है इस दस्तावेज में। तो ये किससे संबंधित है, तो ये जो है कि आपका रियो सम्मेलन से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन आता है कि रियो सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था। ठीक है, +5 ये जो है आपका, तो 92 + 5 ये 97 में हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन आपका। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। भूमध्य रेखीय, मानसून, गल्फ स्ट्रीम धारा, हिंद महासागर का अस्तित्व। देखिए भारत की जलवायु पर पूछा जा रहा है कि इसमें से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसमें से प्रभाव नहीं पड़ता है आपका गल्फ स्ट्रीम धारा। देखिए भूमध्य रेखीय, मानसून और इन सब चीज़ों का तो है ही, लेकिन गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव, ये जो है कि प्रभाव नहीं पड़ता है। गल्फ स्ट्रीम धारा जो है कि कहाँ पे बहती है, तो ये जो है कि महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर ये बहती है, गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है क्या कहलाता है। रिवर्स रेपो दर, प्रमुख उधारी दर, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बोला जा रहा है कि ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है रेपो दर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका। देखिए बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो रेपो दर क्या होता है कि ब्याज की वह दर होता है जिस पर क्या करता है भारतीय रिजर्व बैंक, जो वाणिज्य बैंक होते हैं उनको जो है कि अल्प अवधि के लिए ऋण देता है, उसे हम रेपो दर कहते हैं। वही रिवर्स रेपो दर की हम बात करें तो इसका बिल्कुल उल्टा समझ लीजिए। ये जो है कि जब वाणिज्य बैंक क्या करते हैं कि आरबीआई में अपना अतिरिक्त कोष मतलब अपना अतिरिक्त धन जमा करते हैं, तो उस धन पर जिस दर से बैंक को ब्याज मिलता है वह क्या होता है, वह रिवर्स रेपो दर होता है। ठीक है, देखिए आरबीआई के बारे में अगर हम बात करें, आरबीआई का गठन कब हुआ था, तो आरबीआई का गठन हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। कहाँ पे, तो यहाँ इसका हुआ था कोलकाता में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये जो है कि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, लेकिन ये जब कलकत्ता में था 1935 में इसका जब स्थापना हुआ था तो इसका हेड ऑफिस कहाँ था, कोलकाता में। उसके बाद से 1937 में इसका हेड ऑफिस जो है कि मुख्यालय ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पे, तो मुंबई में। ठीक है, 1937 में इसका हेडक्वार्टर
ट्रांसफ़र हुआ। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। ठीक है, तो ये सब सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? गेहूं और कपास, गेहूं और जूट, धान और जूट, धान और कपास। देखिए, बात की जा रही है गंगा के निचले मैदान की। ठीक है, कि यहाँ पर वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों में से युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? देखिए, गंगा के निचले मैदान की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार आता है इसमें। गंगा के निचले मैदान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उच्च तापमान के साथ जो है कि आर्द्र बनी रहती है और यहाँ पे धान और जूट के लिए जो है कि ये आदर्श होता है। धान और जूट, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये पूछा जा रहा है। देखिए, यदि किसी महासागर का जो पादप प्लवक है वो किसी कारण वर्ष पूर्णतया नष्ट हो जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर जो है कि कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही है कि पड़ेगा ही। और महासागर की जो खाद्य श्रृंखलाएँ हैं उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्णतया इसका पादप प्लवक नष्ट हो जाएगा ना, तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों जो है कि आपका सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और दो दोनों सही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? बी गुटेनबर्ग, रॉबर्ट मैलेट, H.F. रीड, C.F. रिच्टर। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण जो है कि भूकंप आते हैं, ये कथन किसने दिया था, किससे संबंधित है? तो ये कथन जो है कि संबंधित है H.F. रीड से। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभिनति का निर्माण निम्नलिखित में से किस गति द्वारा होता है? तनाव मूलक गति, भूपरिभ्रमण, भूचक्रमण, संपीड़न गति। देखिए, अभिनति का निर्माण निम्नलिखित में से किस गति के द्वारा होता है? देखिए, अभिनति होता क्या है ये, अगर इसकी हम बात करें तो ये संपीड़न गति के द्वारा उत्पन्न बलन होता है और उस बलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं। ठीक है, और ये अभिनति नीचे की तरफ मुड़े हुए बलन की ही रूप है। तो ये जो है कि किसके कारण, किस गति के द्वारा होता है? तो ये संपीड़न गति के द्वारा होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित है। प्रायद्वीपीय पठार से, हिमालय श्रेणियों से, अरावली श्रेणियों से, अराकान श्रेणियों से। बात की जा रही है मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। ये संरचनात्मक दृष्टि से किससे संबंधित है? तो देखिए, अगर हम बात करें मेघालय की पठार की चट्टानों की तो ये छोटा नागपुर के पठार की चट्टानों से समानता रखता है। ठीक है, शुरू में क्या हुआ कि ये पठार मुख्य पठार से जुड़ा था और बंगाल की खाड़ी के पठार शुरू में ये क्या हुआ कि ये मुख्य पठार से जुड़ा हुआ था और बंगाल की खाड़ी का निर्माण हुआ तो उस समय जो है कि ये मुख्य पठार से क्या हो गया, ये अलग हो गया। इसलिए ये पहाड़ियाँ संरचनात्मक दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है ये। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, मेघालय में ये गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इन तीनों पहाड़ियों पे जो जनजातियाँ पाई जाती है उसे गारो जनजात, खासी और जयंतिया बोलते हैं। अगर हम देखें ये भारत के नक्शे के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पे मेघालय जो है इसमें गारो इधर है, फिर खासी है, उसके बाद से जयंतिया है। अगर ये पूरब से पश्चिम किया जाए तो पूरब में जयंतिया है, उसके पश्चिम में खासी है, उसके पश्चिम में गारो है। अगर ये बोला जाए कि पश्चिम से पूरब तो ये गारो, खासी, जयंतिया इस तरह से मतलब आ जाता है, कभी मिलाने के लिए भी मतलब क्रम में करने के लिए। ठीक है, तो पहले गारो है, फिर खासी, फिर जयंतिया, मतलब पूरब से पश्चिम में, फिर जयंतिया, खासी, गारो, गारो, खासी, जयंतिया, ऐसे। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, शिवाजी ने अधिकतर मालिक अंबर द्वारा स्थापित भू राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया। दूसरा में कारक में ये बताया गया है कि वह राजस्व वसूली के छोटे जिलों के बिचौलिए अधिकारियों के माध्यम से प्रथा को समाप्त करना चाहता था। ठीक है, तो इसमें से आपका पूछा जा रहा है कि कौन सा सही उत्तर है
ये चयन करना है आपको, ठीक है। तो देखिए शिवाजी ने अधिकतर मालिक अंबर द्वारा स्थापित भू राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया, बिल्कुल सही है। दूसरा यह है कि वह राजस्व वसूली के छोटे जिलों के बिचौलिया अधिकारियों के माध्यम से प्रथा को समाप्त करना चाहता था, ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका, ये जो है कि आर की सही व्याख्या करता है, ए भी सही है और आर भी। तो कथन ए कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूर्व रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कानपुर से प्रसारित हुआ। उसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल, पंडित सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला जो समाचार पत्र था वो उदंत मार्तंड था, जो कि 1826 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ए ऑप्शन आपका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए तौहीद ए इलाही तथा सुलह ए कुल के सिद्धांत सम्राट अकबर के सर्वेश्वरवादी सार्वभौमिक नज़रिए की पुष्टि करते हैं। दूसरा ये है कि मजहर के माध्यम से उसने आध्यात्मिक तथा सांसारिक शक्ति संचित करने का प्रयास किया। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करना है। देखिए अगर हम बात करें पहले कथन की, तो तौहीद ए इलाही तथा सुलह ए कुल के सिद्धांत सम्राट अकबर के सर्वेश्वरवादी सार्वभौमिक नज़रिए की पुष्टि करते हैं। देखिए 1582 ईस्वी में अकबर ने तौहीद ए इलाही की स्थापना की, ठीक है। देखिए दीन ए इलाही एक ऐसा विचार माना जा सकता कि जिसके माध्यम से प्रत्येक समुदाय के लोग आपसी एकता और सद्भावना में बंधते थे, ठीक है। दूसरा है कि मजहर के माध्यम से उसने आध्यात्मिक तथा सांसारिक शक्ति को संचित करने का प्रयास किया। अकबर ने अपनी स्थिति को और भी सुदृढ़ करने के लिए क्या किया कि 1579 में मजहर की घोषणा की। इस उद्घोषणा में कहा गया कि धार्मिक मामलों में विद्वानों में अगर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो अकबर अपना मत किसी एक पक्ष में दे सकता है, ठीक है, बशर्ते कि उसने कुरान की अवज्ञा न हो, ठीक है, ऐसे बोला उसने। इस प्रकार जो है कि क्या है कि अकबर ने धार्मिक एवं राजनीतिक दोनों में सर्वोच्चता प्राप्त करने का प्रसार किया, करने का प्रसार किया वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कथन ए तथा कारक दोनों सही है, परंतु कारण आर जो है कि ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि इतना ही बस बता रहा है, इसके पूरा व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए जो है कि ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कौन सी वो योजना थी? तो वो योजना थी आपका माउंटबेटन योजना। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई, ठीक है। वायसराय जो माउंटबेटन ने था वो क्या किया है, 3 जून 1947 को इसने जो है कि अपनी योजना प्रस्तुत की और इसमें पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। और इसी योजना के आधार पर 1 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश की निर्माण किया, ठीक है। तो ये कौन सी वो थी योजना थी? तो ये थी माउंटबेटन योजना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है कि लोकमान्य तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया। कारण बोल रहा है कि लोकमान्य तिलक की मान्यता थी कि सरकार के बजाय समाज को सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए कदम उठाने चाहिए। इनमें से कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए लोकमान्य तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया, बिल्कुल सही है।
और लोकमान्य तिलक की क्या मान्यता थी कि सरकार के बजाय समाज को सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए कदम उठाने चाहिए। ठीक है, इस वजह से जो है कि इन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया। तो ये ए और आर दोनों सही है और आर जो है कि कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की भीड़ पर बिना किसी पूर्व सूचना के गोली चलाई जबकि गोलियां खत्म नहीं हो गई। कारण आर ये कह रहा है कि यह गोली सेना की नैतिक हिम्मत बढ़ाने के लिए नहीं चलाई गई बल्कि पंजाब में भय उत्पन्न करने के लिए चलाई गई थी। देखिए, बात की जा रही है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ठीक है, कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 1919 में। ठीक है, बैसाखी के मेले का पर्व पर जो है कि पंजाब के जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल इन्होंने इनकी गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ कि वहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। वहाँ पे जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना मानते हुए निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, और गोली चलाने का आदेश दे दिया तो गोलियां चलने लगी और गोलियां तब तक चलती रही जब तक कि पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी। ठीक है, लगभग इसमें एक ऑफिशियल डाटा के हिसाब से 399 मतलब कि 400 के करीब लोगों की जान गई थी इसमें। तो देखिए, ये जो है कि पहला तो सही है। दूसरा ये है कि यह गोलियां सेना की नैतिक हिम्मत बढ़ाने के लिए नहीं चलाई गई बल्कि पंजाब में भय उत्पन्न करने के लिए चलाई गई थी। ठीक है, क्योंकि उसकी जो है कि आदेश का अवहेलना मानते हुए ये सब सारी चीज़ें हुआ ना, तो ये जो है कि आर भी सही है। तो ऐसा है कि कथन ए कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कल आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा, चेचक, मलेरिया, तपेदिक। देखिए, जल जनित इसमें से कौन सा रोग है? तो ये है आपका हैजा। ये जल जनित रोग है हैजा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है सांची स्तूप किसने बनवाया? खारवेल, हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक। सांची स्तूप ये किसने बनवाया? तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BORO। और ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ भी आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है।